हम लोग अब डिस्कस करेंगे टॉपिक व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक ही एक तरीके से एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क अगर लगा दिया जाए तो ये टॉपिक ही एक क्वेश्चन बन जाता है, एक सवाल बन जाता है कि किसी भी देश के लिए संविधान का होना क्यों जरूरी है। हम लोग अगर देखें तो दुनिया में जितने भी देश हैं सबका अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आपने क्लास 6 में अलग अलग टाइप्स के गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। हर तरीके का गवर्नमेंट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ये हम लोग नहीं बोल सकते कि जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो देश डेमोक्रेसी ही होगी। उदाहरण के तौर पर चाइना हमारा पड़ोसी देश जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोली जाती है, उसके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और सऊदी अरब अमीरत उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक बोल सकते हैं मोनार्कियल स्टेट है। तो हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता या कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं कि वो देश डेमोक्रेसी ही होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। हम लोग ने ये समझा अभी तक कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना ही उस देश को डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक नहीं बतलाती। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक पर्पसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होने का कुछ एक महत्व, कुछ एक काम होते हैं। अगर हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें, चूँकि हमारा चैप्टर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पर्पस को देखें तो उसके 3 मेन पर्पस है, जिसको हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज टॉपिक उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला पर्पस हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे नियम और कानून को बतलाती है जिससे कि उस देश के बारे में हम लोग जान सकते हैं या उस देश में रहने वाले जो जनता है, जो सिटीजन है, वो अपने आप को किस मायने से दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने में, अपने आप को किस रूप में परिचित करवाना चाहते हैं, ये हमारा या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझें तो पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताती है कि किसी भी समाज का जो मूलभूत अधिकार है, जो समाज की जो मान्यताएं क्या है, किस तरीके की चीज़ों को उस समाज में रहने वाले लोग मानते हैं, ये हमारा संविधान या उस देश का संविधान इसको बताती है। जैसे कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। ये कुछ ऐसे नियम और कानून को बताती है जो किसी देश के बारे में परिचित करवाती है कि वो देश कैसा है। दैट वी सिटीजन अपीयर्स टू लिव इन, और जिसमें जिस तरीके का देश में हम जनता रहना पसंद करते हैं। अगर दूसरी तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज, कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि किसी भी समाज का उसका फंडामेंटल चारित्रिक विशेषता है या उसकी मूलभूत अधिकार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो समाज दूसरे समाज से किस तरीके से अलग है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग पर्पस को डिस्कस कर रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे प्रिंसिपल और आइडियल्स को सर्व करती है जिससे कि उस देश में रहने वाले लोग उन सारे नियमों को समझ सके, उन सारे नियमों पर एकमत हो सके और एक तरीके से उनका पालन कर सके, उनको मान सके। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन लिविंग इन द सोसाइटी और कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन वैसे नियम और कानून को बताती है जो कि वो समाज या देश में रहने वाले हर एक आदमी सहमत हो, एंड विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न, और उसके साथ ही वो ये भी बतलाती है कि वो देश किस तरीके का सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। जैसे मैंने बताया था
क्या आपने 3 तरह की सरकारों के बारे में पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, मोनार्कियल, डेमोक्रेटिक एंड मोनार्की। तो इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ही बताती है कि वो किस तरीके का सरकार इस देश में होगा। तो ये संविधान ना सिर्फ उन नियमों को बताती है, ना सिर्फ उन सिद्धांतों को बताती है, प्रिंसिपल्स को बताती है, बल्कि ये संविधान ये भी बताती है कि उस देश में किस तरीके का गवर्नमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी उसमें बतलाया जाता है, ये भी उसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि इस देश में रहने वाले लोग किस तरीके की मूलभूत सुविधाएं वो पा सकते हैं, किस तरीके के नियम और कानून वो चाहते हैं, और उनके हिसाब से किस तरीके का सरकार हो, वो किस तरीके का नियम और कानून बनाए ताकि उनके लिए आसानी हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अपना पड़ोसी देश नेपाल को ले सकते हैं। नेपाल एक मोनार्कियल स्टेट हुआ करता था पहले, फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों में ये लगा कि नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं दुनिया के दूसरे देशों में मिल रही हैं वो उनको नहीं मिल रहा। तो सरकार ने, वहाँ की जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, उसने क्या करा, अपने संविधान में कुछ चेंजेस लाया। उसने प्रधानमंत्री बनाई, मंत्रिमंडल को बनाया, लेकिन जितने भी अधिकार थे वो सारे राजा के पास में ही थे। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सिर्फ नाम के थे। धीरे धीरे लोगों ने उसका विरोध करना स्टार्ट किया, लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन के फलस्वरूप ऐसा हुआ कि राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और नेपाल जो है एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा। उसकी जो संविधान थी, जो पहले राजशाही हुआ करती थी, उस संविधान को फिर से लिखा जाने लगा। अब नेपाल के जो जनता है, नेपाल के जो लोग हैं, वो अपने आप को दुनिया के सामने, दुनिया के देशों के सामने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश के रूप में अपने आप को परिचय दे रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि नेपाल के लोग अब राजशाही देश में नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किसी भी देश का संविधान का मूलभूत पहला काम ये हुआ कि वो कुछ नियम और कानून को बतलाती है, जिससे कि हर एक जनता, उस देश में रहने वाले लोग उसको मानते हैं। ना सिर्फ वहाँ की सरकार के टाइप्स को बताती है, बल्कि ये भी प्रिस्क्राइब करती है कि वो किस तरीके का नियम और कानून बना सकते हैं जो कि उस देश में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सके। इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक पार्ट 2 में हम लोग इसका दूसरा और तीसरा पर्पस को हम लोग समझेंगे।